तो आज हम लोग करते हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में जानते हैं। क्वांटम संख्याएं क्या होती है। तो परमाणु की जो संरचना है, उस परमाणु की संरचना में सबसे मुख्य बातें हैं क्वांटम संख्या का। जब हम क्वांटम संख्या का ज्ञान अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें परमाणु संरचना के बारे में और डीपली और अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हमको ढूंढना हो, तो इस व्यक्ति के नाम के साथ हमको 4 अन्य जानकारियां होनी चाहिए। अगर ये 4 जानकारियां हमारे पास में है तो उस व्यक्ति को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। वो व्यक्ति किस शहर में रहता है, शहर का नाम हमको मालूम होना चाहिए। दूसरा, वो जिस शहर में रहता है उस शहर के किस सेक्टर में रहता है, सेक्टर नंबर मालूम होना चाहिए। या फिर कस्बाई इलाका है तो फिर मोहल्ला का नाम मालूम होनी चाहिए। अब सेक्टर जो होता है वो स्ट्रीट में बटा हुआ होता है, तो उस स्ट्रीट नंबर चाहिए हमको, स्ट्रीट नंबर चाहिए। और स्ट्रीट के दोनों ओर मकान होते हैं, क्वार्टर होते हैं, तो उनको क्वार्टर नंबर चाहिए होता है। तो अगर ये 4 जानकारी हमारे पास है उस व्यक्ति का, जैसे मान के चलिए कि राम नाम का व्यक्ति है, उसको ढूंढना है, उससे मिलना है। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि वो भिलाई में रहता है, भिलाई के सेक्टर 2 में रहता है, सेक्टर 2 जो होता है उसके स्ट्रीट नंबर 5 में रहता है, क्वार्टर नंबर उसका A4 है, A/4 है, तो ऐसे हमको अगर मालूम रह जाए तो उस व्यक्ति को, राम को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। सीधा सबसे पहले हम लोग भिलाई में जाएंगे, भिलाई के सेक्टर 4 में जाएंगे, सेक्टर 4 में स्ट्रीट नंबर 5 में जाएंगे, स्ट्रीट नंबर 5 में फिर क्वार्टर नंबर A/4 में जाकर देखेंगे, जाके बेल लगाएंगे और सीधा पूछेंगे कि राम है क्या करके। सेम इसी प्रकार जिस प्रकार से एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए 4 जानकारियों को जरूरी है, उसी प्रकार से परमाणु के अंदर, परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को हमको ढूंढना हो तो उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए हमको 4 जानकारियों की आवश्यकता होती है। 4 अलग अलग जानकारियां होनी चाहिए। पहला, वो जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं, जिसके बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं, वो किस मुख्य कोश में पाया जाता है। मुख्य कोश अभी बताऊंगा कौन कौन से मुख्य कोश है। वैसे कल आप लोगों को पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया था, केंद्रीय कक्षा को मुख्य कोश कहते हैं, KLMN। OP आगे जाता है, या N = 1 2 3 4, उसके बारे में। तो हमको ये मुख्य कोश मालूम होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन किस मुख्य कोश में पाई जाती है। फिर ये जो मुख्य कोश है वो जिस प्रकार से शहर है, शहर सेक्टर में बटा होता है, उसी प्रकार से मुख्य कोश जो है वो उप कोशों में बटा होता है। तो उसको, वो मुख्य कोश के किस उप कोश में पाया जाता है वो मालूम होना चाहिए हमें। अब ये जो उपकोश होते हैं वो कक्षक में बटे हुए होते हैं, तो वो उपकोश के किस कक्षक में पाया जाता है। और एक एक कक्षक जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सीधा घूमने वाला, एक उल्टा घूमने वाला। तो वो जो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, सीधा घूमता है कि उल्टा घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 जानकारी अगर हमको मालूम हो तो परमाणु में भी हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लेते हैं। तो एक परमाणु के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन की मुख्य कोश में या उपकोश में उसकी स्थिति, परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की मुख्य कोश या उपकोश में उसकी स्थिति या ऊर्जा स्तर को जानकारी करने के लिए, निर्धारण करने के लिए, कक्षक की आकृति को बतलाने के लिए, और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को जानने के लिए
जिन 4 संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं होते हैं n, l, m और s। n, l, m, s ये चारों जो संख्याएं होती है इन्हीं चारों संख्याओं को हम लोग कहते हैं क्या? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार से मैंने क्वांटम संख्या की परिभाषा बताया कि परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की मुख्य कोश या उपकोश में स्थिति या उसके ऊर्जा स्तर को निर्धारित करने के लिए, कक्षक की आकृति को जानने के लिए और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को जानकारी करने के लिए जिन 4 संख्याओं का उपयोग किया जाता है n, l, m, s, इन्हीं चारों संख्याओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्वांटम संख्याओं के नाम से जानते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि क्वांटम संख्याएं जो होते हैं भाई 4 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें से पहला जो होता है इसको कहते हैं हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या या प्राथमिक क्वांटम संख्या। पहला जो है ये मुख्य क्वांटम संख्या या फिर प्राथमिक क्वांटम संख्या कहलाता है। मुख्य क्वांटम संख्या, प्राथमिक क्वांटम संख्या। चलिए देखिए, तो ये तो भी मैं बता दिया था आप लोगों को कि मुख्य क्वांटम संख्या या प्राथमिक क्वांटम संख्या, उसके द्वारा पहली जानकारी हमारे पास 4 जानकारी बताया था मैं। पहला बताया था मुख्य कोश के बारे में था, दूसरा था उपकोश के बारे में, तीसरा था कक्षक के बारे में और चौथा था इलेक्ट्रॉन की चक्रण के बारे में। पहले से पहले जानकारी मिलेगी हमको, दूसरे से दूसरी जानकारी मिलेगी, तीसरे से तीसरी जानकारी मिलेगी और चौथे से चौथी जानकारी मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की मुख्य कोश में स्थिति या उसके ऊर्जा स्तर को निर्धारित करने के लिए जिस क्वांटम संख्या का हम लोग उपयोग करते हैं वो मुख्य क्वांटम संख्या या फिर प्राथमिक क्वांटम संख्या कहलाता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1, 2, 3, 4 होता है, जिसे ऊर्जा स्तर के आधार पर क्रमशः k, l, m, n से दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 1 है तो वो इलेक्ट्रॉन k कोश में पाया जाएगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 2 है तो वो l कोश में पाई जाएगी। n = 3 है तो वो m कोश में पाई जाएगी। n = 4 है तो वो n कोश में पाई जाएगी। तो इस प्रकार से हमको अगर n का मान मालूम रह जाए किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे मान के चलिए हमको बोल दिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए n का मान 3 है, मतलब सीधी सी बात है n का मान 3 है यानी वो m कोश में पाई जाएगी, तो हम उसको m कोश में ढूंढेंगे। बाकी जगह k में, l में या n में या o में ना ढूंढ करके उसको m में ढूंढेंगे, क्योंकि वो हमको बता दिया गया है कि भाई उस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 3 है और n का मान 3 है यानी वो m कोश में पाई जाएगी। इस प्रकार से पहली क्वांटम संख्या का मान मालूम होने से हमको कोश का ज्ञान बारे में ज्ञान हो जाता है। चलिए देखिए, अब ये कोश जो बचे बताया था आपको उपकोश में बटे होते हैं तो उसके बारे में l से पता चलेगा। तो ये जो दूसरा हमारा क्वांटम संख्या है ये कहलाता है द्विगंशी। द्विगंशी या इसी कहते हैं एजीमूथल क्वांटम संख्या या द्वितीयक क्वांटम संख्या। ये 3 नाम है इसके, द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमूथल क्वांटम संख्या या फिर द्वितीयक क्वांटम संख्या। तो इसमें तो बता दिया मैं आप लोगों को, इससे हमको उपकोश के बारे में पता चलेगा। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की उपकोश में स्थिति या उसके ऊर्जा स्तर को निर्धारित करने के लिए
जिस क्वांटम संख्या का उपयोग करते हैं वो क्वांटम संख्या कहलाता है क्या? द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाता है। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान है वो n के मान पर निर्भर करता है। L का जो मान है वो n के मान पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? n के किसी मान के लिए, n के किसी मान के लिए L का जो मान होता है वो 0 से n-1 तक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका अर्थ देखिए। अभी जैसे बताया मैं, n का मान होता है 1 2 3 4, आगे भी होता है। इससे हमको कोशों के बारे में, मुख्य कोश के बारे में पता चल गया, बताया था K L M N, ये भी मैंने आपको प्राथमिक में बताया था। n = 1 हो तो इलेक्ट्रॉन K कोश में पाया जाएगा, 2 हो तो L में पाई जाएगी, 3 हो तो M में पाई जाएगी, 4 हो तो N में पाई जाएगी। अब हम निकालेंगे L का मान। L का मान निकालते हैं तो L का मान है 0 से n-1 तक, बस n के मान को भरते जाएंगे तो L का मान निकलते जाएगा। पहले n का मान 1 है, इस 1 मान को यहां रखता हूं तो 1 ऋण 1 यानी 0 हो जाएगा। 0 से 0 तक यानी हो गया 0। दूसरा 2 रख देता हूं मैं, यहां पे 2 रखूंगा तो 2 में 1 गया, 1 हो जाएगा। 2 - 1 करूंगा तो 1 आएगा। 0 से 1 तक, 0 से 1 तक मतलब हो गया 0 और 1। तीसरा 3 रख देता हूं मैं, यहां पे 3 रखूंगा, 3 में 1 गया 2, तो 0 से 2 तक 0 1 2 आएगा। और 4 रखेंगे तो सेम ऐसे 0 1 2 3 आएगा। तो इससे हमको उपकोष के बारे में पता चलेगा। तो भाई उपकोष होते हैं 4, SPDF, इसमें 1 है तो ये हो गया S, इसमें 2 है तो S और P, 3 है तो SPD और 4 है तो SPDF। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L का मान 0 है तो वो s ऑर्बिटल में पाया जाएगा। n = 1 है तो वो p उपकोष में मिलेगा, 2 रहने से d उपकोष में मिलेगा और 3 रहने से f उपकोष में मिलेगा। जैसे मान के चलो, भी मैं बताया था, शुरू में बता रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए मान के चलो n का मान 4 है, तो n का मान 4 है तो n कोष में पाया जाएगा, ये पहले बताया था। अब अगर हमको बोल दिया जाता है कि L का मान 2 है, तो L का मान 2 है यानी सीधी सी बात है वो d ऑर्बिटल में पाया जाएगा। वो d ऑर्बिटल में, यानी सीधी सी बात है हम उसको 4d ऑर्बिटल में ढूंढेंगे। उसको 4d ऑर्बिटल में ढूंढने से वो मिल जाएगा, 4d ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। यहां पे एक और चीज है, किसी भी मुख्य कोश में, ये मुख्य कोश है, इस मुख्य कोश में उपकोशों की संख्या n के मान के बराबर होता है, प्राथमिक क्वांटम संख्या के मान के बराबर होता है। यहां k में k के लिए n का मान 1 है, इसलिए एक उपकोश है, इस एक उपकोश का नाम है 1s। L के लिए n का मान 2 है, 2 उपकोष है s और p, 2s और 2p, 2d ऑर्बिटल नहीं होता है। 1s उपकोष होता है, ऑर्बिटल होता है, 1p नहीं होता है। 2s और 2p होता है, ये 2 के साथ में s और ये p। m उपकोष के लिए n का मान 3 है, 3 उपकोष पाया जाएगा, 3s 3p 3d। n के लिए 4 है, 4 पाया जाएगा, 4 उपकोष होगा इसका, 4s 4p 4d और 4f। इस प्रकार से k कोष एक उपकोष में बटा होता है, L 2 उपकोषों में बटा हुआ होता है, M 3 उपकोषों में बटा होता है और N जो होता है वो 4 उपकोषों में बटा हुआ होता है। तो इन्हीं उपकोषों में हमको इलेक्ट्रॉन को ढूंढना होता है, तो उसके लिए हमको L का मान जो भी मान दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग ढूंढ लेते हैं। जैसे भी आपको बताया, एक इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 4 है और L का मान 2 है, तो n का मान 4 है यानी वो n कोष में पाया जाएगा और L का मान 2 है यानी d में पाया जाएगा, तो ये हो गया 4d, यानी वो 4d ऑर्बिटल में मिलेगा।
क्लियर हुई बात आप लोगों को? अब तीसरे में चलते हैं। तो तीसरा जो होता है वो कहलाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो अलग अलग जो कक्षक होते हैं उन अलग अलग कक्षकों की आकृतियां, उपकोषों की आकृतियां अलग अलग होती है। तो उन कक्षकों की आकृति को जानने के लिए जो कक्षक होते हैं उनकी आकृति या संरचना, इसी को बोलते हैं अभिविन्यास। को जानने के लिए हम लोग जिस क्वांटम संख्या का उपयोग करते हैं उस क्वांटम संख्या को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको दर्शाते हैं m से, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। तो जिस प्रकार से L का मान n के मान पर निर्भर किया था, उसी प्रकार से m का जो मान होगा वो L के मान पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है देखिए। तो n का जो मान होता है वो m का मान -L से +L तक होता है, और इसका कुल मान, अगर मान की जगह में कुल मान बोलेगा तो कुल मान जो होता है वो 2l+1 होता है। m का मान जो है वो -L से +L तक होगा, और कुल मान जो होता है वो 2l+1 होता है। फिर एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसा भी बताया था, L का मान 0, 1, 2, 3 होता है। इससे हमको उपकोष के बारे में पता चलता है, कक्षक के बारे में पता चलता है। L = 0 यानी S में पाया जाएगा, 1 यानी P में पाया जाएगा, 2 यानी D में पाया जाएगा, 3 यानी F में पाया जाएगा। अब यहां से मैं M का मान निकालता हूं। तो M का मान निकालूंगा तो सूत्र में मान भरूंगा, 0 रखूंगा, L का मान 0 रखूंगा, यहाँ पे 0 0। तो -0 से +0 तक यानी 0 ही होगा। दूसरा 1 रखता हूं तो यहाँ पे आ गया -1 से लेके +1 तक। तो -1 से +1 तक संख्या कौन कौन से आएगा? -1, 0 और +1 होगा। इसी प्रकार से 2 रखूंगा तो -2 से +2 तक आएगा। तो -2 से +2 तक की संख्या लिख देंगे, -2, -1, 0, +1 और +2। और सेम इसी प्रकार से 3 करेंगे तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 हो जाएगा। ये m का मान निकला। अब हम इसमें निकालेंगे कुल मान, m का कुल मान निकालेंगे। ये सूत्र मान भरेंगे, फिर से 0, 1, 2, 3 को रखेंगे। 0 रखता हूं यहाँ पे तो 2 0 0, 0 में 1 जोड़ूंगा तो आएगा 1। 1 रखता हूं तो 2 1 2, 2 और 1 3। 2 रखता हूं तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, और 3 रखता हूं तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो जब L का मान 0 था तो M का मान भी 0 आया, 1 मान आया, 1 मान आया। देखो L का मान 1 होने से M का मान -1, 0, +1 आया। 3 मान कुल मान आया, 3 लिख लीजिए 3 मान। इसको 1 में 1 मान है, 3 में 3 मान है। उसी प्रकार से 2 रखेंगे 5 मान दिख रहा है, 3 रखेंगे 7 मान दिख रहा है। तो इससे हमको बताया था मैं आपको कक्षक की आकृति के बारे में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा देखिए, कक्षक की आकृति। तो चलिए, s ऑर्बिटल जो है वो एक खंड का होता है, एक मान आया ना, एक खंड का होता है। p जो होता है वो 3 खंड का होता है, 3 मान आया हुआ है। d जो है वो 5 खंड का होता है, और f जो है वो 7 खंडों का होता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये एक खंड का जो होता है इसकी आकृति गोलाकार होता है। जो p ऑर्बिटल है 3 खंड का होता है, उसमें से px, py और pz ये 3 मान होते हैं। इसकी जो आकृति होता है वो डंबलाकार होता है, डंबल के आकार का होता है, डंबलाकार होता है ऐसे। उसी प्रकार से d ऑर्बिटल 5 खंडों का होता है, dx, y, dy, z, dzx,
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 खंडों का इसकी जो आकृति डबल डबलाकार होता है ऐसा। और एफ की जो आकृति होता है वो जटिल संरचना युक्त होता है, जटिल संरचना युक्त होता है। इस प्रकार से हम लोग यहां पर देखें कि चारों क्वांटम संख्या में 3 क्वांटम संख्या हुआ, चौथा बस चक्रण को दर्शाता है, चक्रण को दर्शाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा चक्रण करता है, दक्षिणावर्त चक्रण करता है, तो उसके लिए s का मान प्लस हाफ होगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में चक्रण करता है, एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है, उल्टे दिशा में चक्रण करता है, तो उसके लिए s का मान जो है वो माइनस हाफ होता है। तो इस प्रकार से चक्रण के दिशा के हिसाब से चक्रण की संख्या का जो मान होता है, s का जो मान है हमको पता चल जाता है। तो इस प्रकार से ये चारों क्वांटम संख्या के बारे में आपको मैंने आज बताया है। इसके आगे फिर करेंगे। धन्यवाद।